आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने जो अंतिम खाते हैं, जो अपने फाइनल अकाउंट्स होते हैं, उनको हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके अंतर्गत हमने उनका मीनिंग देखा था कि फाइनल्स अकाउंट क्या होते हैं और उनकी फीचर्स हमने देखी थी। इसके साथ साथ हमने उनका फॉर्मेट देखा कि उनका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं, और बाद में हमने उनमें लेखा भी किया था कि फाइनल्स अकाउंट अंतिम रूप से हम बनाकर कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल्स अकाउंट बना लेने के बाद में मैं आपको कुछ आज एडजस्टमेंट्स बताता हूं, जो महत्वपूर्ण अपनी एडजस्टमेंट होती है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है, उनके विषय में आज हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपना जो तलपट होता है, जो अपना ट्रायल बैलेंस होता है, उसको बना लेते हैं, तो दोस्तों फिर भी हमारे बहुत सारे लेन देन छूट जाते हैं। तो वो हम अपने जो ट्रायल बैलेंस है उसके नीचे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम देते हैं, तो उन्हीं का लेखा करना हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ये दोस्तों बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है, बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि हमें फाइनल्स अकाउंट बना लेने के बाद में हमें पता चलता है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम अपने फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही हमें पता होता है और फिर हम उनका लेखा करना छूट जाता है या फिर रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं का लेखा करेंगे। और जो हमारे जो एक बात हमें ध्यान में रखनी है इसके संबंध में, जो हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो उसके नीचे की तरफ उसकी बनाने के बाद में उसके नीचे जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो हमें सूचनाएं दी जाती है, वो जिसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, उनका लेखा दोस्तों कम से कम दो जगह होता है। यानी या तो उनका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, या फिर उनका ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में होगा। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, उनका लेखा हम कम से कम दो जगह पर करेंगे, तभी हमारी डबल एंट्री सिस्टम है वो दोस्तों उसकी पूर्ति हो पाएगी। तो आज हम उन्हीं का लेखा करेंगे। और ये हम जो लेखा करते हैं यानी एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये हम किसके बेस पे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है, एक अवधारणा होती है, हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि उपार्जन अवधारणा। तो उपार्जन अवधारणा क्या कहती है कि हमें एक अपनी जो लेखा वर्ष होती है, अवधारणा अपना जो लेखा वर्ष होता है, यानी जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे होते हैं, या जिस वर्ष जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, उससे रिलेटेड हमारे सभी इनकम, सभी एक्सपेंसेस, सभी ट्रांजैक्शंस को लिख लेना चाहिए। चाहे वो हमारे कैश में हुई हो, चाहे वो नॉन कैश में हुई हो, चाहे वो हमें प्राप्त हो गई हो, चाहे वो हमें प्राप्त न हुई हो। तो दोस्तों, सभी तरह के लेन देनों का हम इसके अंदर लेखा करते हैं। यानी हम मान लीजिए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो पीरियड है, वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 है। यदि हमारा अकाउंटिंग पीरियड ये है, तो इस पीरियड के अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसेज है, जितने भी इनकम्स हैं, यानी जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हमारी बनती है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो उधार में हो, किसी भी तरह की हो, इससे संबंधित, इस ईयर से संबंधित हमारे सभी ट्रांजैक्शंस को वो लिख लेना चाहिए। ये हमारा अकाउंटिंग बेस भी होता है एक प्रकार का, कि हम किस बेस पर अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो इसी बेस पर हम ये अपनी अकाउंटिंग करते हैं, और इसी बेस पर ही हम अपनी सभी के सभी एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अब दोस्तों, हम अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं और उन्हीं एडजस्टमेंट को हम अच्छे से समझते हैं कि वो अपनी कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, और हम उनका जो एडजस्टमेंट और उनका हम लेखा किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी पूर्वदत्त व्यय। दोस्तों, हमें इसके नाम से पता है कि प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब भुगतान, यानी जिसका हमने पहले ही भुगतान कर दिए, यानी ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे व्यय जिनका हमने पहले ही भुगतान कर दिए हैं, यानी वो है तो आगे से संबंधित है, अगले ईयर से संबंधित, लेकिन हमने भुगतान अभी उसका कर दिया है। यानी हम हिंदी में भी देखें तो पूर्व का मतलब पहले दत्त मैंने भुगतान करना, यानी जिसका हमने पहले भुगतान कर दिया है, ऐसे एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके अन्य नाम देखते हैं कि इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम। इसको हम पेशगी व्यय, या फिर
एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, यानी इनकी जो सेवा है, इनकी जो सर्विसेज है वो हमें आगे मिलने वाली है। तो अब हम इसका अर्थ भी लिख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। आगामी वर्ष के वे होते हैं ये, यानी अगले वर्ष के, आगामी वर्ष के वे होते हैं के वे, और चालू वर्ष में ही हम इनका भुगतान कर देते हैं। चालू वर्ष में भुगतान इनका हमने कर दिया है। तो इस प्रकार से हम इसका करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हमने बिजनेस के लिए लिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम, और हमने इसका 13 महीनों के लिए भुगतान कर दिया है कि 13 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दे दिया है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 1 महीने का एडवांस दे दिया है, 1 महीने का एडवांस दे दिया है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो एक मान लीजिए हम इसकी अमाउंट भी ले लेते हैं। 13 महीने का हमने 26,000 रुपये दिए हैं, तो 1 महीने का कितना हो गया अपना 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमने एडवांस दे दिए हैं। तो हमने जब ये पेमेंट करी तो इसका लेखा हमने किस प्रकार से किया होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट किया, और 2 हमसे कैश गया तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। 26,000 रुपया यहाँ पर लिख दिए हमने, 26,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। तो दोस्तों जो उपार्जन अवधारणा, जो अक्रूवल बेसिस अपने जो कंसेप्ट होता है वो कहता है कि हमें केवल इस ईयर के, यानी करंट ईयर के जो हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं का लेखा करना है, लेकिन अगले ईयर और या पिछले ईयर उनका लेखा हमें नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें देखो हमने एक्सपेंसेस दिखा दिया 26,000 रुपये, तो क्या इस वर्ष के 26,000 रुपये एक्सपेंसेस है? नहीं है। इस वर्ष के अपने कितने एक्सपेंसेस है? अपने 24,000 रुपये है, क्योंकि 2,000 रुपये अगले वर्ष की है, तो इस वर्ष के कितने 24,000 रुपये है, लेकिन हमने इसमें दिखा दिया 26,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमने अपना एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया है, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपना सही तरीके से नहीं आ पाएगा। हम जो अपना लाभ है इससे 2,000 रुपये घट जाएगा, यानी अपना जो लाभ है वो 2,000 रुपये कम आएगा। तो इसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसको किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे? देखो यहाँ पर 2,000 रुपये हमारा क्या है, यहाँ पर ज़्यादा के यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपये से, क्योंकि 2,000 रुपये से ज़्यादा डेबिट है। अब हमारी क्या बन गई है? एसेट्स बन गई है, एक प्रकार की करंट एसेट्स बन गई। इसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि ये जो 13 महीने के किया है तो 1 महीने का हमने एडवांस पेमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट हमें अगला जो साल अपना अकाउंटिंग पीरियड है उसका जो फर्स्ट महीना है उसमें हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमें इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे लिए एक प्रकार के क्या हो गई है? करंट एसेट्स हो गई। तो करंट एसेट्स है तो हम इसको डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2,000 रुपये से। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो हम सबसे पहले इसकी प्रविष्टि देख लेते हैं कि इसकी एंट्री हम किस प्रकार से बनाते हैं। अभी आपको पता भी चल गया कि इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। तो इसकी एंट्री हम ऐसे बनाते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। ये एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यानी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम डाल देंगे, सैलरी होगा तो सैलरी हम डाल देंगे, वेजेज होगा तो हम यहाँ पर वेजेज डाल देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी अपना होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट, और टू एक्सपेंसेस अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस होगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये है, इस प्रकार से एंट्री करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जांपल लिया, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट किया, और प्रीपेड की जगह हम प्रीपेड जो अपना जो एक्सपेंसेस है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करेंगे। और इसका समायोजन, इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? समायोजन एडजस्टमेंट हम करेंगे, जैसे ये एक्सपेंसेस है, यदि ये अपना एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यदि P&L से संबंधित है तो अपना P&L के अंदर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट या फिर अपना जो P&L अकाउंट है, अकाउंट में संबंधित जो संबंधित अपना एक्सपेंसेस है, संबंधित व्यय में से घटाकर दिखाएंगे, व्यय में से घटाकर दिखाएंगे। ये हम आगे अभी मैं बताऊंगा कि हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे।
और जो अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड है, जो एसेट साइड है उसमें हम लिख देंगे करंट एसेट्स के अंतर्गत इसको। तो हम इसको किस प्रकार से दिखाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यदि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हमारा यदि प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना देंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस है तो अपना किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो हम यहाँ पर ये अपना मान लीजिए क्योंकि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये अपना एक्सपेंसेस है तो पता ही है कि डेबिट में आएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इस प्रकार से हम लिखेंगे। लेकिन अपने इसमें कितना पेमेंट किया है, 26,000 रुपये किया है, तो यहाँ पर हम 26,000 रुपये की आइटम डालेंगे। लेकिन अब हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना कि यहाँ पर घटाकर, तो हम इसमें घटाकर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने, 2,000 रुपये दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से करते हैं, अमाउंट हम इस प्रकार से लिखते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर अपने 26,000 रुपये गए, ये 2,000 रुपये अपना होया, तो हम यहाँ पर कितने दिखा देंगे, 24,000 रुपये दिखा देंगे। इस प्रकार से हम अपनी एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों मैंने बताया कि एक ईयर के जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, इनकम है, उन्हीं को हमें दिखाना है। तो उन्हीं को हमने दिखाया कि 24,000 रुपये इस साल के हमारे क्या है, खर्चा है, तो यानी वह है, तो वो ही 24,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। 2,000 रुपये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस बन गए हैं। और हमारी यदि बैलेंस शीट हम देखें तो बैलेंस शीट में कैसे हम लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लिखेंगे, ये अपनी एसेट साइड है, ये अपनी लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि यहाँ पर टू और बाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने, 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये लिख देंगे। जो भी अपना एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पर हम इस प्रकार से उसके नाम से लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है जिसका हमने आगामी वर्ष से संबंधित होने के उपरांत भी हमने इसी वर्ष में उसका भुगतान कर दिया है। तो हम उसका इस प्रकार से सारी एडजस्टमेंट करेंगे। उसका नाम भी देख लिया, अन्य नाम क्या है, अर्थ भी देख लिया, एंट्री भी देख लिया, संयोजन भी देख लिया, उसका एग्जाम्पल भी ले लिया और हमने उसकी जो एंट्री है वो भी करके देख लिया है। अब दोस्तों हम अपना जो अगला एडजस्टमेंट है उसको लेकर चलते हैं और वो हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी पूर्व यानी अदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐसे वे जो हमारे चालू वर्ष से ही संबंधित है लेकिन वो चालू वर्ष की समाप्ति तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, यानी वो भुगतान करने बाकी है। तो पहले वाले में तो हमने एडवांस भुगतान कर दिया था, लेकिन इस वाले एक्सपेंसेस में हमने उनका भुगतान ही नहीं किया। चालू वर्ष के जो खर्चा उनका ही हमने भुगतान नहीं किया है। तो इसको हम अन्य नाम देखते हैं कि उसका अन्य नाम क्या होता है। अन्य नाम इसको दोस्तों अकोर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अकोर्ड एक्सपेंसेस भी इसको कहते हैं, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे उपार्जित हो चुके हैं, यानी हमारे हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। तो यानी उपार्जित व्यय भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं। अर्थ क्या होता है इसका, यानी चालू वर्ष के व्यय होते हैं, जो हमारा करंट ईयर होता है उसका एक्सपेंसेस होता है चालू वर्ष का व्यय। और समाप्ति तक भुगतान नहीं किया गया है, इनका भुगतान नहीं किया गया है। यानी ये हमारा वर्ष है, ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा जो इसी वर्ष के जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे भुगतान करने से रह गए हैं, उनका अभी तक हमने भुगतान नहीं किया है। तो दोस्तों अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल हम देखो, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि 10 महीने का रेंट यानी किराया भुगतान किया है हमने, और वो कितना किया है हमने, 10,000 रुपये किया है। तो साल में हमें पता है 12 महीने होता है, 2 महीने का हमारा अभी भी क्या बाकी रहता है, 2 महीने का अभी बाकी है। 2 महीने का कितना जो हमारा बाकी है,
ये 10 महीने के 10,000 रुपये, तो 1 महीने का 1,000 रुपये हुआ, 2 महीने के 2,000 रुपये हमारे अभी बाकी है। तो दोस्तों जब हमने एक्सपेंसेस किया तो हमने कैसे लिखा होगा, हमने यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कि रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि ये अपना एक्सपेंसेस है। टू कैश हमसे गया तो हमने इसको क्रेडिट किया ये, तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये लिखे, यहाँ पर 10,000 रुपये लिखे। तो क्या हमने यहाँ पर अपना जो एक्सपेंसेस 10,000 रुपये दिखाया है, क्या ये इस वर्ष का 10,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस है? नहीं है ना, क्योंकि इस वर्ष का अपना एक्सपेंसेस कितना होगा, 12,000 रुपये होगा, न कि 10,000 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम सही प्रकार से स्थिति हम अपना नहीं कर पाएंगे, और अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको भी हम सही प्रकार से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12,000 की जगह हम 10,000 रुपये दिखाएंगे उनके अंदर। तो हम इसकी किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये 2,000 रुपये से कम डेबिट हुआ है तो हम इसको और ज़्यादा डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट 2,000 रुपये से हमने और इसको डेबिट कर दिया, यानी 12,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेस के तौर पर चले गए। अब हम 2,000 रुपये अपनी क्या बना देंगे, अपनी लायबिलिटी बना देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये 2,000 रुपये अपनी क्या बना देंगे, लायबिलिटी बना देंगे कि ये भुगतान करना अपना बाकी करंट लायबिलिटी ये बनेगी। हम अगले वर्ष इसका भुगतान कर देंगे तो 2,000 रुपये अपनी ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और 2,000 रुपये हम इसके अंदर अपना एडजस्टमेंट कर देंगे कि यहाँ पर रेंट अकाउंट लिख कर कि अपनी 2,000 रुपये की करंट लायबिलिटी बन गई है। तो दोस्तों अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया वो हम समझ लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। कि जो संबंधित अपना खर्चा होता है ये यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यदि यहाँ पर वेजेज होता तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता। तो इसी प्रकार से या तो अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर या P&L के अंदर, P&L में संबंधित व्यय में जो अपना संबंधित व्यय है वह में जोड़कर दिखाते हैं, जोड़कर। जैसे 10,000 रुपये यहाँ पर हुआ, 2,000 रुपये यहाँ पर हुआ, तो 12,000 रुपये हम उसके अंदर दिखा देंगे। आगे हम इसको करके देखेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसको लिखते हैं, करंट जो लायबिलिटी है उसके अंतर्गत हम इसको लिखते हैं। तो इसका हम किस प्रकार से संयोजन करते हैं, संयोजन यानी किस प्रकार से एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो हम इसकी ये तो हमने संयोजन बता दिया, मैंने आपको क्या बता दिया, संयोजन बता दिया कि इस प्रकार से हम इसका संयोजन यानी एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम इसकी एंट्री किस हिसाब से करते हैं, एंट्री देखो हमने किया जो एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको हमने डेबिट किया, एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी हम क्या बना देंगे, हम अपनी लायबिलिटी बना देंगे, ये यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जितनी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका एंट्री करेंगे और इस हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। हम इसको कैसे दिखाएंगे वो भी हम देख लेते हैं कि अपना ये खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेंट लिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेज लेते तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हम लिखते तो ये आएगा। तो ये खर्चा है तो हम इसको डेबिट में ही लिखेंगे। रेंट है तो रेंट हमने कितना भुगतान किया, 10,000 रुपये, यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऐड जोड़ कर, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये, यहाँ पर हम अपना खर्चा दिखा देंगे 12,000 रुपये इस वर्ष का। इसी प्रकार बैलेंस शीट में हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट की ये अपनी लायबिलिटी साइड है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपये। इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे। तो ये एंट्री हम अपनी पास कर देंगे और अपना जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है और उसका हम एडजस्टमेंट किस हिसाब से करते हैं। अब हम अपना जो अगला वो जो एडजस्टमेंट है उसको देखते हैं, अकॉर्ड इनकम। अकॉर्ड इनकम देख लेते हैं। अकॉर्ड इनकम यानी उपार्जित आय। उपार्जित आय ऐसी आय जो हमने कमा लिया लेकिन हमको अभी तक मिली नहीं है। तो ये इसका अर्थ होता है। और इसका यदि हम यदि हम इसके अन्य नाम देखें, अन्य नाम, इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी ऐसी इनकम जिसका भुगतान होना अभी बाकी है, हमें मिलना बाकी है, यानी अदत्त आय भी इसको कहते हैं। तो इसका हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ हम ऐसे लिखेंगे, चालू
यानी करंट ईयर, चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष की आय है, लेकिन चालू वर्ष यानी करंट ईयर समाप्ति तक हमें ये अभी तक मिली नहीं है, समाप्ति तक हमें मिली नहीं है। तो दोस्तों ये हम इसका अर्थ हो गया। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने कमीशन के हमने 24,000 रुपये कमाए, एक वर्ष में 24,000 रुपये कमाए, लेकिन उनमें से हमें मान लीजिए 12,000 रुपये मिल चुके हैं, लेकिन 12,000 रुपये अभी तक मिले नहीं है। लेकिन जो हमें मिले नहीं है वो 12,000 रुपये जो हमारी इसी वर्ष की इनकम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्ड इनकम कहेंगे। तो ये हम इसका लेखा हम किस हिसाब से करेंगे, जैसे कि हमारा जो कमीशन है वो हमारे क्या होती है, इनकम होती है। तो जब हमें मिला, जो केस काउंट हमें कितना मिला है, 12,000 रुपये मिला है, तो 12,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे। और टू कमीशन के मिला है तो कमीशन के हमने यहाँ पर डाल के अपना लेखा कर दिया 12,000 रुपये। लेकिन तो क्या हमारे 12,000 रुपये इनकम थी कमीशन की? नहीं, हमारी कितनी थी, 24,000 रुपये थी, लेकिन 12,000 रुपये अभी हमें मिलने बाकी है। तो हम इसको किस प्रकार से लेखा करेंगे? देखो मिलने है ये हमें, तो अकॉर्ड इनकम है, तो ये मिलने तो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्ड कमीशन लिखेंगे। अकाउंट हमारे 12,000 बाकी है तो 12,000 रुपये लिख देंगे। यदि 24,000 रुपये हमारे पूरे के पूरे बाकी होते तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे 24,000 रुपये ही लिख देते। अब देखो कमीशन में हमारी इनकम में 12,000 रुपये डाले गए हैं, लेकिन यहाँ पर 24,000 रुपये डालने चाहिए थे, तो 12,000 रुपये हम और डाल देंगे। कमीशन अकाउंट 12,000 रुपये हम और डाल देंगे, तो हमने और डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि एंट्री किस हिसाब से करेंगे। हम जो अकॉर्ड अपना इनकम होगी, जो भी इनकम हो सकती है उसका नाम हम यहाँ पर डाल देंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो इनकम है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हमारी कमीशन के तौर पर थी तो हमने कमीशन के तौर पर कर दिया। हमारे किसी भी तौर पर इनकम होगी तो हम यहाँ पर इनकम की जगह उसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे। और उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी समायोजन हम उसका कैसे करेंगे। पहले तो यदि वो ट्रेडिंग अकाउंट में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यदि वो P&L में है तो P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, संबंधित आय में जोड़कर हम दिखाते हैं कि हमारी इतनी इनकम है इस ईयर की। और बैलेंस शीट जो अपनी होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम दिखाएंगे, क्योंकि इनकम है हमें मिलनी है, तो एसेट साइड में हम इसको दिखा देंगे। करंट एसेट्स अपनी बन जाएगी, तो ये हम दिखा देंगे। दोस्तों हमें एक बात और ये भी ध्यान में रखनी है कि मैंने जितने भी करवाए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो अपनी अकॉर्ड इनकम है, ये दोस्तों हमारी यदि तलपट के बाहर दिया हुआ हो, यानी जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, तभी हम ऐसे करेंगे। यदि वो हमें अंदर दे दिए हैं तो हम सीधा और सीधा बैलेंस शीट के अंदर उनको लेके जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये एंट्री कर दी है। यदि वो तलपट में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो हमने ये एंट्री ऑलरेडी कर दी है, तो हम इसको सीधा कहाँ पर लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये तो अपना जो P&L में चला ही जाएगा फिर, क्योंकि वो बैलेंस हमें जो तलपट में दिखाया हुआ है। लेकिन ये हमें दिया हुआ हो हमारे जो तलपट के अंदर, तो हम इसको सीधा का सीधा कहाँ पे लेके जाएंगे, अपने बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। ये अपना अकाउंट क्यों खुला, अपना अकाउंट इसलिए खुला होगा क्योंकि हमने ये एंट्री कर दी है। ये एंट्री कर दी है तो अपने कमीशन में कितना गया, 24,000 रुपये चले गया, क्यों 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, तो वो तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला ही जाएगा। लेकिन ये जो अकाउंट है वो हम सीधा सीधा कहाँ पर डालेंगे, फिर बैलेंस शीट के अंदर हम डाल देंगे। इसी प्रकार यदि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सीधे के सीधे यदि हमें अपने जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देते हैं तो हम सीधा के सीधा उनको बैलेंस शीट में लेके चले जाते हैं। यदि बाहर दिए हुए हो एडजस्टमेंट के तौर पर, तब हम ऐसी उनकी एंट्री करते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से दिखाएंगे, हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने कमीशन लिया है और ये हमारी क्या इनकम है, तो हम इनकम साइड में लिखेंगे बाई कमीशन, कितने 12,000 रुपये। और एड हम क्या करेंगे, अपना अकर्ड कमीशन जो हमें मिलना है 12,000 रुपये, तो 24,000 रुपये हम यहाँ पर दिखा देंगे कि अपनी 24,000 रुपये की इनकम है। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी एसेट साइड में दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपनी अकर्ड कमीशन कितना 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये हम दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी एडजस्टमेंट को हम शो कर देंगे अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो ये अपना
अकॉर्ड इनकम था। और अब हम क्या करेंगे, अपनी अगली एडजस्टमेंट देखते हैं, अनएड इनकम। अनएड इनकम, अनएड इनकम हम देख लेते हैं। अनएड इनकम यानी अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय ऐसी आय जो हमने कमा ली है, हमने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन फिर भी वो हमको प्राप्त हो गई है। अभी तक हमने वो कमाई नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो अभी क्या है, इसी वर्ष में प्राप्त हो गई है। यानी अगले वर्ष से संबंधित हमारी इनकम है, आय है, लेकिन वो हमें इसी वर्ष प्राप्त हो गई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे अनएड इनकम कहेंगे। या हमें यहाँ पर एडवांस में प्राप्त हुई है तो हम क्या कहेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अन्य नाम क्या होगा, अन्य नाम रिसीव्ड इन एडवांस हम इसको कह सकते हैं, यानी अग्रिम राशि, क्योंकि अगले वर्ष से संबंधित है और इसी वर्ष में हमें प्राप्त हो गई है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रीपेड इनकम भी कह सकते हैं। प्रीपेड इनकम यानी ऐसी इनकम जिसका पहले ही भुगतान हो चुका है, हमें पहले ही मिल चुकी है। तो प्रीपेड इनकम यानी कि प्रदत्त आय या फिर अग्रिम राशि भी हम इसको कह सकते हैं। इसका यदि हम अर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये होती क्या है, ये आगामी वर्ष से संबंधित होती है, आगामी वर्ष से संबंधित होती है और ये चालू वर्ष में ही हमें प्राप्त हो जाती है, चालू वर्ष में प्राप्त, अगले वर्ष से संबंधित रिलेटेड है लेकिन इसी वर्ष हमको ये प्राप्त हो गई है, एडवांस हमको मिल गई है। तो मान लीजिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि रेंट पर ही हम लेते हैं कि हमें 14 महीने का रेंट मिल गया है, 14 महीने का रेंट मिला कितना है, ये मान लीजिए 28,000 रुपये मिला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें 2 महीने का एडवांस मिला है, तो 2 जो मंथ है उनका हमें एडवांस कितना मिल गया है, 4,000 रुपये मिल गए हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, अनएर्न्ड इनकम हो गई है। यानी अभी तक ये हमने कमाई नहीं है, क्योंकि ये जो सर्विस है ये हमें अगले वर्ष देनी है, अगले वर्ष देनी है, तो ये अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन ये हमें अभी ही प्राप्त हो गई है। तो हमने इसका किस प्रकार से लेखा किया होगा, जब हमें ये मिली तो हमने ये लिखा होगा कि रेंट अकाउंट तो हमारा क्या इनकम है, तो हमें क्या मिला हुआ, कैश मिला हुआ, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया होगा 28,000 रुपये से, और टू रेंट हमने डाल दिया, कितना 28,000 रुपये हमें मिल गया। लेकिन तो क्या ये 28,000 रुपये इस वर्ष की इनकम है, नहीं, इस वर्ष की अपनी कितनी इनकम है, अपनी 24,000 रुपये ही बनेगी, क्योंकि एक महीने का 2,000 रुपये किराया है, तो हमारी 24,000 रुपये बनेगी। 4,000 रुपये यहाँ पर दिखा ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए 4,000 रुपये डेबिट कर देंगे। और अनएर्न्ड जो इनकम है, यानी हमें जो एडवांस मिल गई है उसे हम क्या बना देंगे, अपनी लायबिलिटी बना देंगे, अनएर्न्ड रेंट। ये रेंट मिला है तो रेंट यहाँ पे लिख देंगे 4,000 रुपये, ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो इस प्रकार से हम अपने क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, और ये हमने उस टाइम लेखा अपना कर दिया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसका देख लेते हैं, इसकी एंट्री जैसे हमने यहाँ पर की है, कैसे करेंगे। जो एक्सपेंसेस होता है, जो यानी क्या ये इनकम है, ये क्या है, इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू अनएर्न्ड इनकम, अनएर्न्ड इनकम इसको हम क्रेडिट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो अब हम इनका संयोजन करेंगे। इनका संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संबंधित आय में से घटाकर, आय में से घटाकर लिखेंगे। और बैलेंस शीट में हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे, ये करंट लायबिलिटी अपनी बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका एंट्री करेंगे और हम इसको दिखाएंगे कैसे, जैसे ये अपने P&L में जा रही है, क्यों ये रेंट है तो हमें मिला है, तो यहाँ पर बाई रेंट लिखेंगे, बाई रेंट कितना है अपना मिला है, ये 28,000 रुपये मिला है, 28,000 रुपये, तो हमें भी इसमें से लेस करेंगे अनएर्न्ड रेंट,
कितना 4000 रुपये जैसे घटाकर यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार से हम घटा के दिखा देंगे अपने अकाउंट्स के अंदर कितने दिखा देंगे, 24,000 रुपये दिखा देंगे, जो इस वर्ष की हमारी रियल इनकम है रेंट के द्वारा। बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, अपनी जो लायबिलिटी साइड है उसमें ही हम दिखाएंगे, ये अपनी एसेट साइड है, ये अपनी लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ पर अनएंड रेंट हम दिखा देंगे कितना, 4000 रुपये। तो इस प्रकार से हम इतना इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। इस प्रकार से हम अपने जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर हम इसको शो कर देंगे। तो दोस्तों ये अपनी सारी ये 4 मैंने महत्वपूर्ण अपनी तक एडजस्टमेंट बता दिया है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अकाउंट इनकम और अनएंड इनकम, ये चारों की चारों हमने कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अपनी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रकार से हम सारी की सारी ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो आगे दोस्तों हम देखते हैं एडजस्टमेंट अपनी क्लोजिंग अकाउंट से संबंधित, जो क्लोजिंग स्टॉक है जो अपना होता है उससे रिलेटेड हम देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के दशा में हमारी 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो वो हमें जो अपना ट्रायल बैलेंस है यानी जो तलपट है उसके अंदर दे दे, कि अंदर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया, तलपट के अंदर हमें दे दे। तो हम कैसे, देखो तलपट के अंदर देने का मतलब है कि उसकी कैसी एंट्री हो चुकी होगी, उसकी एंट्री हो चुकी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसको परचेज से एडजस्ट कर लिया होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी निकाल ली होगी। तो ये एंट्री उसकी हो चुकी होगी, ये एंट्री उसने कर दी होगी पास, इसीलिए वो हमारा क्या खुला, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खुला। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खुलने की वजह से ही वो हमारे किस में गया, जो अपने तलपट में गया, अपने जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर गया। तो हमने कैसे देखा था कि जो अपना ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर हमारे सभी अकाउंट्स के बैलेंस ही जाते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने खोले हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है अकाउंट है वो अपना खुल चुका है, और वो इसलिए खुला होगा, वो हमने ऐसे एंट्री की होगी, उसकी ऐसे एंट्री की होगी तब वो खुला होगा। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री अपनी हो चुकी है। तो हम इसको सीधा का सीधा कहाँ पर लेके जाएंगे, हम इसको समायोजन किस हिसाब से करेंगे, हम इसको देखो अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है और अपना जो बैलेंस शीट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में बताऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उसको लेके जाएंगे, कि क्रेडिट साइड में हम उसको लेके जाएंगे, उसको लेके चले जाएंगे। वो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम उसको लिख देंगे, क्योंकि हम एसेट साइड में ही उसको लिखते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे। लेकिन ये यदि बाहर दिया हो, यदि हमें ये बाहर दिया हो कि तलपट के बाहर दिया हो, तब हम इसका 2 जगह हम लेखा करेंगे। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो एंट्री है वो हमने इस प्रकार से परचेज से इसको एडजस्ट कर दिया है, हमने इसको परचेज से हमने एडजस्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि जो तलपट के अंदर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक ही जगह पर लेखा करते हैं, तो हम उसको इसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम उसका लेखा करेंगे। लेकिन यदि हमें तलपट के बाहर हमें दिया हो यदि, तो हम किस प्रकार से उसकी एंट्री करेंगे, फिर हम करेंगे कि हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, तो हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया है। तो इस प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो उसका हम लिखेंगे कैसे, उसका संयोजन कैसे करेंगे, संयोजन। फिर हम इसकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, कि क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। और बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट उसकी हम एसेट साइड में भी लिखेंगे, एसेट्स साइड में भी हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। जब हमें तलपट के अंदर दिया हो, जब हमें तलपट के बाहर दिया हो, तो दोनों दशाओं में हम इस प्रकार से उसका समायोजन करेंगे। इस प्रकार से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। जब वो अंदर दिया हो तो हम सीधा उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की जो करंट असेट्स होती है वहाँ पर लेके जाएंगे। और यदि हमें बाहर दिया हो तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता है। तो हम इसकी जो
ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी हम जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर लेके जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया था उसमें हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा था, और फिर हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी उसको लिखेंगे। यानी 2 बार उसका लेखा करेंगे, जब वो बाहर दिया हो, जब अंदर दिया हो तब हम उसको 1 बार ही लिखेंगे, और हम बैलेंस शीट की करंट एसेट्स में हम लिख देंगे। तो अगला हम देखते हैं अपनी जो एडजस्टमेंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे अभी तक अपनी 5 एडजस्टमेंट हो सकती है हो चुकी है, तो हम 6ठी एडजस्टमेंट यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कि जो अपने प्रबंधक होते हैं उनके पारिश्रमिक से संबंधित हम देखते हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन, पारिश्रमिक, इसके संबंध में हम देखते हैं। दोस्तों ये ऐसी कंडीशन हो सकती है, इसमें हम जो उनको जो पारिश्रमिक देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, वो हम 2 तरह से दे सकते हैं। ये तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो ये प्रबंधकीय पारिश्रमिक चार्ज करने से पहले कि नेट प्रॉफिट पर, या फिर प्रबंधकीय पारिश्रमिक चार्ज करने के बाद के जो प्रॉफिट है उस पर हम उसको प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन दे सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि जो पारिश्रमिक देने से पूर्व के लाभ पर जब हम उसको पारिश्रमिक देते हैं तब हम इसकी किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनेजरियल जो रेमुनरेशन है वो हम रेमुनरेशन यहाँ पर डालेंगे। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि हमें पहले वाले बताना है, बिफोर सच कमीशन, चार्जिंग सच कमीशन, सच इस प्रकार के कमीशन है उसको चार्ज करने से पहले का हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और गुणा में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रेट लिखेंगे, जितनी रेट होगी बटे में हम 100 कर देंगे। ये अपनी उसको हम दे देंगे, सिंपल तरीके से हम देंगे। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे आगे। तो हमें यदि पारिश्रमिक देने से पहले ये के लाभ पर हमने देखा, अब पश्चात के लाभ पर हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पारिश्रमिक देने के पश्चात के लाभ पर हमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक देना है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब हम पूर्व के लाभ पर देंगे तो हमारा जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक है वो ज़्यादा आएगा। अब ये कहता है कि हमने जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने जो अपना मैनेजर्स होते हैं उनके हमने रेमुनरेशन दे दिया है, उनका रेमुनरेशन हमने दे दिया है। बाद में जो हमारे लाभ आता है उस पर हमें रेमुनरेशन यानी देना है। तो बाद में तो लाभ हमारा कम आएगा, पहले हम यदि रेमुनरेशन देंगे फिर हम देखेंगे तो हमारा लाभ कम आएगा। तो जो कम हुए लाभ पर हमें यहाँ पर जो कमीशन देना है, तो अपना जो कमीशन है वो अपना कम हो जाएगा। तो हम इसका किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम किस प्रकार से लिखेंगे कि रेट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर 100 प्लस में हम रेट लिख देंगे। तो हमारा जो कमीशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से भाग चला जाएगा, तो ये कमीशन अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 2200 रुपये है। तो पहली कंडीशन में हम देखें, ये जो अपनी पहली कंडीशन है उसमें हम कैसे देंगे, उसमें तो हम सीधा दे देंगे कि 2200 के गुणा में हमें 10% कमीशन देना है, मान लीजिए तो 10/100, तो हम 220 रुपये इसको कमीशन दे देंगे। ये तो सिंपल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में हम कैसे देंगे, ये दूसरी कंडीशन अपनी जो है इसको हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में नेट प्रॉफिट कितना है अपना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, ये यहाँ पर हम बिफोर ही लेंगे, बिफोर ही लेंगे। तो यहाँ पर अपना कितना कमीशन है, यहाँ पर अपना जो नेट प्रॉफिट 2200 गुणा में 10/10 100 के प्लस में रेट कर देंगे, यानी 100 प्लस में रेट मतलब 100 प्लस में 10 की रेट है तो 10 कर देंगे, तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। तो अब हम इसको काटेंगे, ये 2 पकड़ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 200 रुपये कमीशन आ जाएगा उसका।
200 रुपये कमीशन, इस दशा में 220 रुपये आएगा और इस दशा में अपना 200 रुपये कमीशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये फार्मूले बनेंगे। हमें यदि पारिश्रमिक देने से पूर्व के लाभ पर करना है तो हम सीधा इसका कर देंगे, सीधा ही परसेंटेज निकाल देंगे। यदि बाद के पश्चात पर लेते हैं तो हम यहाँ पर 100 जो यहाँ पर लिख रहे हैं उसके प्लस में हम रेट और इसके अंदर रेट कर देंगे। तो अपना जो बाद का जो अपना लाभ है वो पारिश्रमिक देने के पश्चात का लाभ है उस पर अपना पारिश्रमिक आ जाएगा, जो कि अपना 200 रुपये आया है और पहले वाले पर अपना 220 आया है। इस दशा में ज़्यादा आएगा, इस दशा में अपना कम आएगा। तो इस प्रकार से हम पारिश्रमिक ज्ञात करेंगे और उसको हम अपने जो P&L अकाउंट है उसके अंदर हम लेके चले जाएंगे। P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम इसको लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या ये एक्सपेंसेज है, हमारा एक्सपेंसेज है, तो हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। इस दशा में 220 लिख देंगे कि जो अपना प्रबंध के पारिश्रमिक के तौर पर, और इस साइड में इस जो दशा में हम 200 रुपये लिख देंगे। तो अपना ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज का हम करते हैं। 7वें नंबर पर है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कर लेते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन जब हमें मालिक होता है, मैंने बताया मालिक और जो बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। मालिक की उसके अंदर पूंजी लगी हुई है, उस पर बिजनेस ब्याज दे रहा है, उस पर बिजनेस ब्याज दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या होगा, ये बिजनेस के लिए ये क्या होगा, खर्चा होगा। तो हम उस खर्चे को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया। तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ रही है, उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। बस ये उसकी हम एंट्री करेंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे। और यदि मान लीजिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमें तलपट के अंदर दे दे, अपने जो ट्रायल बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर दे दे। अंदर देने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा खुल चुका है। खुल चुका है तो खुला कैसे होगा, वो ऐसे ही खुला होगा, ऐसे खुला होगा। तो ऐसे खुलने का मतलब है कि वो उसके डेबिट हो चुका है, ये इसके क्रेडिट हो चुका है। तो ये हम हमारे P&L के में, ये तो हमारा P&L में चला ही जाएगा, ये P&L के अंदर चला ही जाएगा। यदि बाहर दिया हो, बाहर, तो जब हम ऐसी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, संयोजन कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया बाहर दिया हो तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम अपने जो P&L है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ये जो दोस्तों में अपनी जो पार्टनरशिप है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, उसके लिए तो हम अलग से अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये जो सोल जो प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी दशा में हम P&L में लिखते हैं। जब हम आगे पार्टनरशिप करेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा कि हम इसका उस समय उस कंडीशंस में कैसे एंट्री करते हैं। लेकिन हम यदि सिंपल हिसाब से देखें, सिंपल तरीके से देखें, तो हम इसको सीधा कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेके जाएंगे। एक्सपेंसेस है तो उसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे। दूसरा हम जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल होती है, कैपिटल में ऐड कर देंगे इसको। तो कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम अपने आहरण पर ब्याज देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको भी देख लेते हैं। वो इसका उल्टा ही होता है, जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, ये देखो यानी मालिक ने बिजनेस से कुछ निकाला, कुछ पैसा निकाला, तो उसकी दशा में बिजनेस फिर क्या लेगा, उस पर ब्याज लेगा। जब दोस्तों वो कैपिटल पर ब्याज दे रहा है तो वो जो ड्राइंग पर ब्याज लेगा भी फिर, क्योंकि जब मालिक ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उस पर बिजनेस ब्याज दे रहा है, तो मालिक कुछ बिजनेस में से यदि निकालेगा तो उस पर वो ब्याज भी लेगा। तो उसका ब्याज भी लेगा तो ये अपनी क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, हम ड्राइविंग जो अपने ड्राइविंग अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बाद में ड्राइविंग क्या है, कैपिटल में जाकर लेस हो जाएगा। तो ये हमारी इनकम हो गई और ये अपनी क्या हो गई, अपनी ड्राइविंग है, उस पर हमने इसको चार्ज कर दिया है। तो ये बाद में कैपिटल इसकी हम लेस कर देंगे। तो यदि हमें ये तलपट के अंदर दिया हो,
जो ट्रायल बैलेंस है उसके हमें अंदर दिया हो, तब हम इसको सीधा के सीधा कहाँ पर लेके जाएंगे, तब हम इसका बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। बैलेंस शीट की ये कैपिटल है उसमें से हम इसको लेस कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, क्योंकि अंदर देने का मतलब है कि ये अकाउंट खुल चुका है, ये अकाउंट खुल चुका है, इसीलिए इसका बैलेंस हमारे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है। तो ये अकाउंट खुल चुका है तो हमने ऐसे अकाउंट खोला होगा, ऐसे अकाउंट खोला है तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और ये हमारी किस में चली जाएगी, ये हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। बस कैपिटल में से लेस करने की एंट्री बनाएंगे, ये तो अपने आप ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट हमने खोल चुका है, ये खुल चुका है, और खुलने की दशा में ये हम अपना जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर शो हो रहा है, तो हम इसको सीधा ही P&L के अंदर लेके जाएंगे। तो अब यदि ये बाहर दिया हो तब हम इसका 2 जगह लेखा करेंगे। जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर दिया हो तब हम इसका 2 जगह लेखा करेंगे। एक तो हम ऐसे एंट्री बनाएंगे, ऐसे एंट्री बनाएंगे, फिर हम इसका संयोजन कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, संयोजन। पहला तो हम P&L के अंदर, क्योंकि P&L के अंदर ही आएगा, P&L की इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो कैपिटल हम दिखाते हैं, कैपिटल हम दिखाते हैं अपनी लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में हम इसको लेस करेंगे, कैपिटल में हम इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, इसका एडजस्टमेंट संयोजन कर देंगे। तो दोस्तों ये अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, पहले हमने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देखा, तो दोनों के दोनों हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, P&L अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे और इसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रुपये अमाउंट हम डाल देंगे। बाद में जो हम ये कैपिटल बनाएंगे तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे, इसकी के जब हम कैपिटल लिखते हैं तो उसमें से ड्राइंग हम शब्द लिखकर हम हम इसमें जो कि इसकी कैपिटल है वो हम घटा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ड्राइंग अकाउंट खोला है तो हम यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट ही लिखकर उसके कैपिटल को लेस करेंगे, उसको हम घटाएंगे, ना कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है उसको हम लिख के नहीं घटाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो हमने कहाँ पर भेजा है, हमने ड्राइंग अकाउंट में भेजा है। तो इस प्रकार से हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अब आगे अपना जो 8वें नंबर का आता है उसको हम देख लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम पसंद आने और न आने की दशा में हम माल को बेच देते हैं। मान लीजिए हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, और 29 मार्च को हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है, और वो हमसे 20,000 रुपये का माल खरीद लेता है, 20,000 रुपये का माल खरीद लेता है। लेकिन वो क्या कहता है हमको, वो कहता है कि मैं एक बार घर पर ले जाके दिखाऊंगा, मैं एक बार अपने जो फैमिली वाले को यदि पसंद आएगा तो हम रख लेंगे, यदि पसंद नहीं आया तो हम आपको वापस कर देंगे। तो इस दशा में हमने उसको माल को बेच दिया है कि इस शर्त पर बेचा है कि यदि उनको पसंद आएगा तो वो हमारी सेल हो जाएगी, यदि पसंद नहीं आएगा तो वो हमें वापस कर देगा, वो अपना जो माल है वो जो लेके गया है उसको। तो दोस्तों इस दशा में पसंदगी पर बेचे गए माल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पसंदगी पर बेचे गए माल। तो इस शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। तो इस दशा में हम कैसे लेखा करते हैं। लेकिन अब क्या करें, हम अपना अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो गया है 31 मार्च को, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति हमें नहीं मिली है कि वो उसको माल पसंद आया नहीं आया, या वो माल को रख रहा है या फिर नहीं रख रहा है। तो दोस्तों हम इसको सेल कैसे मान सकते हैं, हम इसको सेल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक उसकी हमें स्वीकृति नहीं मिली है कि वो उस माल को रख रहा है या फिर नहीं रख रहा है। यदि ऐसे दशा में 2 प्रकार के हम अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी एडजस्टमेंट को, 9वें नंबर की आती है ना, 9वें नंबर की आती है, तो हम लिख लेते हैं पसंदगी पर बेचे गए यानी बेचा गया माल। तो यानी पसंद आया तो वो रख लेगा, नहीं वो हमारा माल वापस कर देगा। तो अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो समाप्त हो चुका है और हमें अपने जो फाइनल अकाउंट है वो हमें बनाने हैं। तो दोस्तों इसका हम 2 प्रकार से लेखा करते हैं। पहली विधि क्या होती है कि पहली विधि कि हम उसका कोई लेखा ही न करें, क्योंकि हमारी सेल नहीं हुई है तो हम उसका कोई लेखा ही न करें। जब हमें उसकी स्वीकृति मिल जाएगी कि उसको माल पसंद आ गया है, वो उस माल को अपने पास रख रहा है, तब हम अपनी सेल्स की एंट्री कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक उसकी स्वीकृति न मिलने के कारण हम उसका लेखा ही न करें, लेखा है उसको न करें, उसको रिकॉर्ड ही न करें। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, ऐसी दशा में पहले तो हम उसका लेखा ही नहीं करेंगे,
दूसरा हम उसका समनार्थ लेखा करेंगे, समनार्थ अकाउंट में जो अपना मेमोरेंडम अकाउंट होता है उसके अंदर हम लेखा कर देंगे। में लेखा कर देंगे। तो क्योंकि हमारे चाहे क्यों हम इसमें ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि वो हमारे याद रहे कि हमने कोई माल ऐसा भी भेजा हुआ है जो उसकी पसंदगी या फिर नापसंदगी पर डिपेंड करता है कि हमारी सेल होगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसी दशा में हमारे याद रहे इसलिए हम उसको इस अकाउंट में डाल देते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर माल तो भेज दिया है, माल तो उसको दे दिया है, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक समाप्त हो गया होगा यानी कम हो गया होगा। क्योंकि जब हम लास्ट जो दिन है, हम अपने अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जब अपना क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो वो हमारा 20,000 रुपये से कम आएगा, है ना, कम आएगा। क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो अपना स्टॉक है, स्टॉक में से तो माल जा चुका है तो हमारा कम आएगा। तो हम क्या कर देंगे, जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक उसमें हम ऐड करेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस जितनी इसकी कॉस्ट है उतनी हम ऐड कर देंगे। 20,000 रुपये की मान लीजिए कॉस्ट है तो 20,000 रुपये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा कम हुआ है तो हम उसको वहाँ पर वापस ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी तक हमें सेल की हमारी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। तो दूसरी विधि क्या है, जब हमने इसका लेखा कर दिया है तो ये अपना माल लेके गया और हमने अपनी सेल्स की एंट्री कर दी, जबकि हमारी सेल्स हुई नहीं तो ये हमने लेखा गलत तरीके से किया है। क्योंकि जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाए तब तक हमारी वो सेल कैसी हो सकती है। तो हम इसको वापस इसको निरस्त करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेल्स को निरस्त करने पर सेल्स को निरस्त करेंगे। तो हमने जब उसकी सेल की तो हमने किस प्रकार से एंट्री की होगी उसकी, हमने इस प्रकार से एंट्री की, उसको डेटर बनाया, यानी उसका नाम आएगा, जो भी जिसको भी हमने माल बेचा है उसका नाम हम लिखेंगे, वो टू सेल्स काउंट। इस प्रकार से हमने उसकी एंट्री की होगी। अब हम इसको निरस्त करेंगे कि हमारी सेल नहीं हुई है अभी तक, जब तक उसकी स्वीकृति न मिल जाए। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, सेल्स काउंट टू डेटर काउंट। ये दोनों के दोनों अपने सेलिंग प्राइस से होंगे। सेलिंग प्राइस मान लीजिए 20,000 रुपये का माल हमने 24,000 रुपये में बेचा है तो ये अपना 24,000 रुपये से होगा। 24,000 रुपये से हम इसकी एंट्री इस हिसाब से हम करेंगे। तो क्योंकि 24,000 रुपये की हमने सेल्स मानी, 20,000 रुपये का तो इसकी कॉस्ट है, 24,000 रुपये की हमने माल बेचा है तो 24,000 रुपये की हमने सेल्स मानी होगी, 24,000 रुपये का हमने इसको डेटर बनाया होगा। तो 24,000 रुपये हम दोनों का लेस करेंगे। दूसरी हम कैसे करेंगे, ये जो माल भेजे गए, माल का लेखा, भेजे गए माल का लेखा, तो हम इसका लेखा करने के लिए हम ऐसे दशा में क्या कर देंगे, हम एक अकाउंट और खोलेंगे, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेस पर हमने भेजा है माल को, और टू हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के साथ साथ में जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी सेल्स है उसको हमने यहाँ पर निरस्त कर दिया, उसको हमने समाप्त कर दिया और हमने एक अकाउंट खोल दिया, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अकाउंट। तो ऐसे दशा में हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों डाला है, जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कम हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अकाउंट। तो साथ में हम बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट की हम एसेट साइड में भी हम इसको डाल देंगे, एक एसेट साइड है उसमें भी हम इसको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो इसका हमने 2 प्रकार से लेखा किया है, हमने किस किस हिसाब से लेखा किया है वो हम देख लेते हैं। यानी संयोजन किया है, इसका संयोजन हमने किस हिसाब से किया है वो देखते हैं। अब हम समायोजन तो एक देखो हमने सेलिंग प्राइस पर किया, सेलिंग प्राइस, दूसरी अपनी कॉस्ट प्राइस, इस पर किया। सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट देख रहे हैं। जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर सेल्स है, जो अपनी सेल्स है उसमें से हम घटा देंगे सेलिंग प्राइस से जितनी अपनी सेल्स हुई है। और अपनी जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है उसकी जो अपना डेटर है, जो डेटर है उसको हम घटा देंगे। इस प्रकार से हम सेलिंग प्राइस में करेंगे। और बैलेंस शीट हमारी जो है, जो अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके हम क्या लिखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हम जब लिखते हैं
क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम कॉस्ट प्राइस से हम घटाएंगे। ये अपनी कॉस्ट प्राइस आएगी। हम इसकी क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस से हम उसमें ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल अकाउंट, ये हम उसके अंदर डाल देंगे। और बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे, बैलेंस शीट के में हम क्लोजिंग स्टॉक हम जब दिखाते हैं तो उसमें भी हम ऐड कर देंगे। यानी बैलेंस शीट और अपनी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं उतनी हम कॉस्ट प्राइस से हम उसके अंदर ऐड करेंगे। और ये अपना सेलिंग अकाउंट, सेलिंग जो प्राइस है उससे हम एडजस्टमेंट करेंगे अपने जो सेल्स है और अपनी जो डेटर है इन दोनों को, और इनको हम कॉस्ट प्राइस से लिखेंगे, क्योंकि जो स्टॉक है उसको हम हमेशा जो सेल्स प्राइस, जो अपनी मार्केटिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस होती है उस पर जो सबसे कम होता है उसमें हम दिखाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पर ही हम इसको मेन जो मोस्टली दिखाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पर ये हमारा आएगा ताकि हम अपना सही लाभ और हानि याद कर सकें। तो इस प्रकार से हम दिखा देंगे दोनों को, सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं तो हम इसको किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया 20,000 रुपये का माल है, 20,000 रुपये का गुड्स है, इसको हम 24,000 रुपये पर बेच रहे हैं, 24,000 रुपये पर बेच रहे हैं, 24,000 रुपये में सेल किया हमने। तो इसमें से हम कैसे करेंगे कि सेल्स है, सेल्स में हम यहाँ पर 24,000 रुपये घटाएंगे, डेटर है वो हम 24,000 रुपये घटाएंगे, और ये हम दोनों के दोनों 20,000 रुपये पर इनमें ऐड करेंगे। इसमें 20,000 रुपये, इसमें 20,000 रुपये, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, अपनी यदि बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अपने डेटर है, यहाँ पर डेटर लिखा, डेटर मान लीजिए 1,00,000 रुपये के है, इसमें से हम क्या लेस करेंगे, फिर हम ये अपने जो है ये हम इसको लेस करेंगे। सेल्स हुई अपनी कितनी, 20,000 रुपये, 24,000 रुपये का है तो 24,000 रुपये हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम 76,000 रुपये दिखा देंगे। इसी प्रकार अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मान लीजिए अपना 80,000 रुपये का है, तो इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे गुड्स एंड ऑन अप्रूवल अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर हम सेल्स अकाउंट जो यहाँ पर हम लिखेंगे, और 20,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, तो 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसी प्रकार जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बनाएंगे, इसकी जो क्रेडिट साइड है उसमें हम लिखेंगे, उसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हम जो स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक यहाँ पर इसी हिसाब से, जैसे हमारा 80,000 रुपये है तो 80,000 रुपये ऐड कर देंगे। ऐड में क्या लिखेंगे, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल अकाउंट, या फिर अपनी जो सेल्स हुई है सेल्स अकाउंट कितनी, 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये हम लिख देंगे, 1,00,000 रुपये यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक के डाल देंगे। और साथ में इस दशा में हम सेल्स में भी करेंगे, तो यहाँ पर जब हम सेल्स लिखते हैं तो सेल्स में भी हम करेंगे, सेल्स मान लीजिए हमारी 5,00,000 रुपये की है, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो यहाँ पर गुड्स एंड ऑन अप्रूवल अकाउंट हम लिख के यहाँ पर कितनी सेल्स हम यहाँ पर करेंगे लेस, 24,000 रुपये की, तो 24,000 रुपये लेस करके 4,36,000 रुपये हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी सारी की सारी एडजस्टमेंट इस दशा में कर देंगे। तो 9वीं एडजस्टमेंट है पसंदगी पर बेचे गए माल की दशा में, वो हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसका सेलिंग प्राइस में भी देखेंगे और कॉस्ट प्राइस में भी देखेंगे, दोनों हिसाब से हम इसका लेखा करेंगे। दो इसके मेथड हो गए, जब हम इसका लेखा न करें तो हम इसको मेमोरेंडम अकाउंट में डाल देंगे और हम अपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने कॉस्ट प्राइस से। जब हम इसका लेखा कर दें तो अब हम हमारी सेलिंग प्राइस से भी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, हम इसकी कॉस्ट प्राइस से भी एडजस्टमेंट करेंगे। सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे सेलिंग प्राइस में, और बैलेंस शीट के जो डेटर है उसमें से हम लेस करेंगे। और इसमें हम जो अपना जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट पर हम दिखा देंगे अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है दोनों के अंदर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। हम अब कुछ प्रोविजंस के संबंध में अपनी एडजस्टमेंट्स और देख लेते हैं कि प्रोविजंस यानी आयोजन हम किस हिसाब से बनाते हैं और उनकी एडजस्टमेंट हम किस हिसाब से करते हैं। 10वें नंबर पर आएगा अपना एडजस्टमेंट प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, इस संबंध में पहले हम 3 शब्दों को देख लेते हैं। एक अपनी डेटर को देख लेते हैं, एक बैड डेब्ट्स को देख लेते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होता है, एक हम डाउटफुल डेब्ट्स को देख लेते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स को हम देख लेते हैं।
तो इन 3 शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं। डेटर क्या होता है, वो हमको पता है कि हमने इसको उधार माल बेचा हुआ है, उधार माल बेचा हुआ है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर बन जाते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा है तो 1 लाख रुपए के अपने डेटर है यानी देनदार है। इसमें से हमारे जो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जो रुपये हमारे डूब गए हैं, इसमें से हमारे मान लीजिए 2000 रुपये डूब गए हैं तो 2000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। और डाउटफुल डेब्ट्स वो होते हैं जिन पर हमें डाउट होता है कि वो रुपए हमारे दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। एक तो देखो सिक्योर डेटर होते हैं कि उनसे हमें रुपए मिलेगा ही, पक्का मिलेगा, तो हमें उस पर कोई भी प्रोविजन कोई भी आयोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे डेटर होते हैं जिन पर हमें डाउट होता है कि वो हमें पैसा देगा या फिर नहीं देगा, तो उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन्स बनाएंगे। तो वो हमारे क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे इसमें से 10,000 रुपये ऐसे है या फिर 8,000 रुपये मान लीजिए ऐसे है जो जिन पर हमें डाउट है कि वो 8,000 रुपये के डेटर हमारे ऐसे हैं जिन पर हमें डाउट है कि वो हमें पैसा देगा या फिर नहीं देगा। तो 1 लाख में से 2,000 रुपये तो हमारे डूब चुके हैं, तो 98,000 रुपये बचे। 98 में से 8,000 रुपये पे हमें डाउट है तो 90,000 रुपये हमारे क्या होंगे, सिक्योर डेटर होंगे कि इनका पैसा तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे सिक्योर डेटर होंगे। 8,000 रुपये हमारे क्या होंगे, डाउटफुल होंगे कि इन पर डाउट है और 2,000 रुपये हमारे डूब चुके हैं और 1 लाख रुपये के हमारे टोटल डेटर थे। तो ये हम इस प्रकार से इसको समझेंगे। और जब ये हम प्रोविजंस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक हमारी जो परिपाठी होती है, एक हमारी परंपरा होती है रूढ़िवादिता की परंपरा। उस रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि भविष्य में संभावित जितनी भी हमें हानियाँ होनी होती है उसका आयोजन, उनका प्रोविजन हम पहले ही कर लेते हैं। वो जो हमारे संभावित लाभ होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, लाभों का हम कोई भी प्रोविजंस नहीं करते हैं, कोई भी आयोजन हम नहीं बनाते हैं। लेकिन जो हानियाँ होती है उसका हम प्रोविजंस पहले ही बना कर हम तैयार कर लेते हैं, ताकि जब भी वो हमारी हानि हो उस दशा में बिजनेस पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो बिजनेस अच्छे ढंग से सर्वाइव करता रहे और उस जो हानि की हम क्या कर दें, उसका हम कंपनसेशन कर दें, उसकी हम पूर्ति कर दें। तो इस दशा में हम क्या करते हैं, अपना प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। जब हमें डाउट होता है कि हमारे जो डेटर है वो हमारे सिक्योर नहीं है, उनमें से कुछ पैसा हमारा डूब सकता है, तो हम ये किस हिसाब से बनाते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा। ये कन्वेंशंस होती है हमारी रूढ़िवादिता की परंपरा के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। परंपरा के कारण हम इसको बनाते हैं कि हमारे जो संभावित हानि है, यानी कुछ ना कुछ पैसा तो हमारा डूबता ही है। मान लीजिए 5 लाख रुपए के डेटर है तो ये हमको पता ही है कि 5 लाख रुपए तो हमारे पास आएंगे नहीं, उनमें से कुछ ना कुछ डूबेंगे। तो जो हमारे डाउटफुल होते हैं, जिन पर हमारा पैसा डूब सकता है, उसके संबंध में हम कुछ परसेंटेज हम अपना जो प्रोविजंस बना लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसी परंपरा के तहत हम इसको बनाते हैं। और जब हम इसको बनाते हैं तो हम इसकी कैसे एंट्री करते हैं, हमारा जो P&L अकाउंट है, जो P&L अकाउंट है वो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे और टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर हम डाल देंगे, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यो हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं, बैलेंस शीट की, यानी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड तो होती ही नहीं, हम उसकी लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको डेटर में लेस कर सकते हैं। हम इसको डेटर में लेस कर सकते हैं, वो हमारे पर कंडीशन पर डिपेंड करता है, हम इस यानी किस प्रकार से हम इसका लेखा करते हैं। तो जब हमारे पैसे डूबते हैं, अब मान लीजिए हमने ये 10,000 रुपये का बना लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 रुपये का बना लिया, अब हमारे 6,000 रुपये डूबते हैं तो 6,000 रुपये की भरपाई हम P&L से नहीं करेंगे, क्योंकि P&L में हमने ऑलरेडी प्रोविजंस बनाया हुआ है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो प्रोविजन बनाया है उसमें से हम 6,000 रुपये के जो बैड डेब्ट्स हुए हैं हमारे, उनका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट किया था, अब हम इसको डेबिट करेंगे पैसा डूबने पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट को टू बैड डेब्ट्स को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, बैड डेब्ट्स, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी हमने प्रोविजन बनाया हुआ है, तो इस प्रोविजंस में हम डाल देंगे। तो इसमें हमने डालकर हमने इसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, यानी हमारी जो हानि हुई उस हानि को हमने प्रोविजंस फॉर डाउटफुल, यानी हमने पहले से ही इसका ऐसा इंतजाम कर हमने किया हुआ है कि जैसे ही हमारा बैड डेब्ट्स होगा हम इसकी भरपाई उसके अंदर से कर लेंगे। तो हमने जो हमारा 6,000 रुपये डूबा इसकी भरपाई हमने इसके अंदर से कर दी। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है अकाउंट, उसका हमारा बैलेंस कितना बच गया है, अब 4,000 रुपये और भी हमारे पास बैलेंस पड़ा है। और अब भी हम आगे भी इसका प्रोविजंस बनाते हैं तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कि हमारा प्रोविजंस बढ़कर इतना हो गया है।
तो हम इस प्रकार से अपनी एडजस्टमेंट अपना प्रोविजंस बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की दशा में। एक बार हम अपना जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उस अकाउंट को बना के देख लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम बना के देख लेते हैं, हम इसको फिर अच्छे से समझ पाएंगे। हम लिखते हैं प्रोविजन से फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये अकाउंट हम बनाते हैं। यहाँ पर ये अपनी क्रेडिट साइड होगी, ये अपनी डेबिट साइड हो जाएगी। ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपना पार्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। ये यहाँ पर अपनी डेबिट बैलेंस होगी, यहाँ पर अपनी क्रेडिट बैलेंस होगी। तो इसका बैलेंस जब हमने इसको बनाया तो इसका बैलेंस कौन सा हुआ, इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो हम यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। और जो प्रत्येक ईयर के स्टार्टिंग में हम लिखते हैं बैलेंस BD और लास्ट में हम डालते हैं बैलेंस CD। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस मान लीजिए कितना है, बाई बैलेंस BD। मान लीजिए कितना बैलेंस है हमारे पास, हम कितना ही मान लीजिए कि हमारा 4600 रुपये मान लीजिए बैलेंस है। हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो डेटर है, ये फिर हम बहुत अच्छे जो तरीके से समझ पाएंगे। हमारे डेटर मान लीजिए 1000 रुपये की है, 1 लाख रुपये की है हमारे डेटर, 1,02,000 रुपये के मान लेते हैं, 1,02,000 रुपये की। और हमारे बैड डेब्ट्स मान लीजिए, बैड डेब्ट्स मान लीजिए 2,000 रुपये इसमें से डूब गए हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो हमें दिए हुए हैं 4600 रुपये के। जैसे हमने यहाँ पे 4600 रुपये लिख दिया तो मैंने 4600 रुपये ही लिख लिए। और फर्दर बैड डेब्ट्स भी हमें दिया हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी हमें दिया हुआ है, जो हम अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि उतने हमारे पैसे और डूब गए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 2400 रुपये लिख लेते हैं कि 2400 रुपये हमारे और डूब गए हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का हमने बैलेंस लिख लिया 4600 रुपये, इसमें से बैड डेब्ट्स हुआ तो हमने इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, इसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, इसी में से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया है, इसकी भरपाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। इसकी हम इसमें से 2000 रुपये लिखेंगे, इसकी भरपाई कर देंगे हम 4600 रुपये में से। अब हमारे फर्दर बैड डेब्ट्स और भी रुपए हमारे डूब चुके हैं, कितने, टू फर्दर, जितने भी रुपए हमारे डूबेंगे उसकी भरपाई हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में से ही करेंगे। तो फर्दर बैड डेब्ट्स, इसकी भरपाई भी हम करेंगे, कितनी, 2400 रुपये की हम करेंगे। तो ये हमने दोनों की भरपाई हमने कर दी, 4400 रुपये हमारे डूबे, इसकी हमने इसमें से भरपाई हमने कर दी। तो इसमें से भरपाई कर दी। अभी हम हर साल क्या करते हैं, हम हर साल अपने P&L में से कुछ ना कुछ प्रोविजंस हम बनाते हैं। जो हमारे डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, जो हमारे डेटर होते हैं, उस पर हम हर वर्ष कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाते हैं। तो हम जब प्रोविजन बनाते हैं तो वो हम 2 कंडीशन से बना सकते हैं। जैसे हमारे डेटर कितने थे, 1,02,000 रुपये, इसमें से हमारे 2000 रुपये तो डूब गए हैं। कितने हमारे डूब गए हैं, हमारे 2 लाख और 1,02,000 रुपये में से 1 लाख रुपये हमारे बचे हैं, 1 लाख रुपये हमारे बचे हैं। ये मान लीजिए हमारा अभी तक नहीं है, ये मान लीजिए अभी तक हमारा नहीं है। तो मैंने अभी तक इतना ही एग्जाम्पल लिया है। अब मैं आपको, ताकि मैं आपको अच्छे जो तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको बता सकूँ, जब हमें कहते हैं कि ये जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, हमें 5% से बढ़ाना है, 5% से बढ़ाना है, से आ जाए, या फिर यहाँ पे लिखे क्या लिख दे, बाई, कि बाई 5% से बढ़ाना है। तो हम इसको इस प्रकार से एंट्री करेंगे, इस प्रकार से एंट्री करेंगे। जब हम इसको बनाएंगे, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई, क्योंकि क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कितने से बढ़ाया, 5% से बढ़ाया है। तो हम इसका 1 लाख पे 5% करेंगे, 5,000 रुपये से ये बढ़ जाएगा, 5,000 रुपये से हमारा बढ़ जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, 1 लाख रुपये हमारे डेटर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि मैं आपको इनको अच्छे से समझा सकूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर न्यू प्रोविजंस लिख सकते हैं, नहीं, इंक्रीज बाई 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स या फिर डेटर। हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा प्रोविजन कितना हो जाएगा, टू बैलेंस CD, हमारा प्रोविजन से हमारा बैलेंसिंग फिगर से अपना आ जाएगा,
बैलेंसिंग फिगर से अपना आ जाएगा। देखो इस साइड का हम ऐड करेंगे और इस साइड को ऐड करेंगे, जो हमारा ये साइड हमारी कम आएगी तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, इस दशा में 5200 रुपये अपना आ जाएगा। तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना बन गया, अब 5200 रुपये बन गया। 5200 रुपये हमारा न्यू प्रोविजन बन गया। और इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे न्यू प्रोविजन को, देखो पेंडल से हमने चार्ज किया 5000 रुपये, तो पेंडल में हम कितना दिखाएंगे 5000 रुपये दिखाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे 5200 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो न्यू प्रोविजन अभी जो बनकर तैयार हुआ है, जो टोटल हमारा जो प्रोविजन है डेटर पर वो अपना 5200 रुपये है। तो टोटल हम जो अपने डेटर हम वहाँ पर लिखेंगे तो उसमें से हम 5200 रुपये लेस कर देंगे, क्योंकि 5200 रुपये हमारा प्रोविजन बन गया है। यदि यहाँ पर हमें दे दे अप टू 5% तक हमें बना के रखना है, तो 5% तक बना के रखना है तो हमें 5000 रुपये ही बना के रखना है हर दशा में। तो हमारा यहाँ पर 5000 रुपये ही आएगा, 5000 रुपये हमारा बना के रखना है, 5000 रुपये हमारा इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब हम पेंडल में से कितना चार्ज करेंगे, बात ये बन जाती है, क्योंकि पहले हमारा 4600 रुपये था, 2000 रुपये ये डूबे, 2400 रुपये ये डूबे, तो हमारे टोटल कितने डूब गए 4400 रुपये डूब गए। 5000 रुपये हमारे बना के रखना है, यानी हमारे पास 200 रुपये बैलेंस है, 200 रुपये बैलेंस है, क्योंकि 4600 में से 4400 रुपये हमारे डूब चुके हैं, तो हमारे पास 200 रुपये बैलेंस है। और हमें बना के कितना रखना है 5000 रुपये बना के रखना है, तो हम 4800 रुपये और बनाएंगे इस पर, 4800 रुपये हम और इस पर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका एंट्री करेंगे और हमारा बनकर फिर कितना रेडी तैयार हो जाएगा, 5000 रुपये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, जो हम कहाँ पर डाल देंगे प्रॉफिट एंड जो हमारा जो ब्लेंड शीट है उसमें से डेटर्स में हम घटा देंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में हम कितना देखेंगे 48 जो 100 है वो हम उसके अंदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सूचना हमें अपनी जो तलपट है वहाँ पर दी हुई मिलेगी, ये भी हमें तलपट में दिया हुआ मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी हमें तलपट के अंदर दिया हुआ मिलेगा। फर्दर बैड डेब्ट्स है, फर्दर बैड डेब्ट्स हमें तलपट के बाहर दिया हुआ मिलेगा, ये हमें तलपट के बाहर दिया हुआ मिलेगा कि इतने रुपये हमारे और डूब गए हैं। तो ये हमें, क्योंकि बैड यदि तलपट के अंदर दिया होता तो ये बैड डेब्ट्स में ही ऐड हो चुका होता, लेकिन ये अलग से दिया है बाद में डूबे हैं, तो ये हमें तलपट से बाहर ही देखने को मिलता है। तो इसकी हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे, जो भी हमारे पैसे डूबेंगे वो हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में इसकी भरपाई करेंगे। 4600 रुपये था, 2000 का 2400 रुपये का हमने किया। फिर जितना हमें प्रोविजंस बनाना होता है या फिर हमें 5% तक बनाए रखना होता है, तो उतना ही प्रोविजंस हम लास्ट तक बनाएंगे, लास्ट में बना के रखेंगे। कितना बढ़ाना होता है तो हम उस हिसाब से बढ़ा लेंगे, जितना बढ़ाएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे और उसका जो बैलेंस हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे और बाद में हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। इसकी एडजस्टमेंट कितना करेंगे, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से बना रहे हैं उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में, और जितना हमारा लास्ट में बनकर तैयार हुआ है, यानी जितना हमारा बैलेंस है इसका लास्ट में, उतना हम डेटर में से बैलेंस शीट के अंदर घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, इसका संयोजन कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं अपना जो कि देख लेते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर कि क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर पर प्रोविजंस हम बनाते हैं, उसका भी हम देख लेते हैं। प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो हमारा देनदार है उस पर हम प्रोविजंस बनाते हैं। तो देखो हम प्रोविजंस हम जो डिस्काउंट इस पर दे रहे हैं, डिस्काउंट हम किस पर देंगे, जो हमारे सिक्योर डेटर होंगे उस पर हम देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने जितनी डेटर है वो हम डेटर लिखेंगे, डेटर लिखेंगे, उसमें से हम अपने बैड डेब्ट्स घटा देंगे। जो डूब गए हैं उस पर हम थोड़ी छोड़ देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जितना हमें प्रोविजंस बनाया है, जितना पैसा हमारे डूब सकता है वो भी हम इसमें से घटा देंगे। जो डूब सकता है उस पर भी नहीं देंगे हम, पैसा डूब सकता है उस पर हम डिस्काउंट थोड़ी देंगे। बाद में हमारा जो सिक्योर जो अपने डेटर आएंगे, सिक्योर जो डेटर जिनसे रुपये हमारा मिलेगा ही, सिक्योर जो डेटर, उस पर हम क्या बना देंगे, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन हम बना देंगे, उसमें से हम लेस कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट जो हमारे जो डेटर होते हैं उन पर हमें कई बार कैश डिस्काउंट की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम उसको कहते हैं कि अभी तू मेरे को पैसा देता है तो मैं तुझको 2% छूट दूंगा, यानी डिस्काउंट दूंगा। तो उस दशा में भी ये डिस्काउंट हमारी काम आ जाती है। दूसरी, यदि वो कोई डेटर हमें पैसा दे रहा होता है तो उसमें भी वो हमसे कुछ डिस्काउंट की हमसे डिमांड करता है, तो उस दशा में भी हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे दशा में हमें पहले से ही इसका प्रोविजन कर लेना चाहिए, पहले से इसका आयोजन बना लेना चाहिए,
ताकि जब हम इसको डिस्काउंट दें बाद में तब हम उसमें से चार्ज कर सकें। तो इसलिए हम ये बनाते हैं। ये भी हमारी रूढ़िवादिता की परंपरा के तहत ही हम इसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसका प्रयोजन से बनाते हैं तो हम कहाँ से बनाते हैं? P&L से बनाते हैं। इसको डेबिट करते हैं टू प्रोविजन से, क्या लिखेंगे? प्रोविजन से फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये हम लिख देंगे। बाद में जब हम इसको डिस्काउंट देंगे फिर हम इसमें से इसको चार्ज कर देंगे, इसमें से चार्ज हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम उसमें से, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये का बनाया हुआ है, 2,000 रुपये की डिस्काउंट दे रहे हैं तो 2,000 रुपये हम इसमें से चार्ज कर देंगे, इसमें से हम उसकी भरपाई कर लेंगे। तो ये हम कहाँ पे दिखाते हैं? P&L में दिखाते हैं। दूसरा हमारा जो डिस्काउंट्स बनता है वो हम कहाँ पे दिखा देंगे? अपना जो डेटर्स है बैलेंस शीट में, उसमें से हम लेस कर देंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें हम डेटर कैसे दिखाते हैं। जो बैलेंस शीट है उसमें हम डेटर कैसे, यहाँ पर लिखते हैं डेटर। मान लीजिए हमारे 1,02,000 रुपये है, हमारा इसमें से डूब तो गए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स लिख देंगे। 2,000 रुपये हमारे डूबे, फर्दर बैड डेब्ट्स हुए तो उसको भी हम लेस कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स 2,400 रुपये मान लीजिए, उसको भी हमने लेस कर दिया। फिर हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मान लीजिए प्रोविजन हमने इस पर 5,000 रुपये बनाए हुए हैं, 5,000 रुपये इसमें से लेस करेंगे। बाद में हम इसमें डिस्काउंट भी लेस करेंगे कि डिस्काउंट प्रोविजन से फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मान लीजिए 2,000 रुपये का किया है तो हम 2,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर हम जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। इन दोनों को हम ये क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं, जो अपना प्रोविजन साइन दोनों को हम क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो अपना डेटर है उसी में से लेस कर देते हैं, ताकि हमारे जो डेटर है उसकी अमाउंट हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके और हमारे जो खाते हैं उसको आगे बनाने में भी हमें कोई दिक्कत न हो। तो इस प्रकार से हम इसका यहीं पर हम इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। डेटर में से ही हम इसको लेस कर देते हैं, बैड डेब्ट्स को, फर्दर बैड डेब्ट्स को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को हम इसी के अंदर कर देते हैं कि हमारे जो सिक्योर डेटर है वो हमारे पास मिलने के पूरी चांसेस है वो हमारे इतने हमारे बन जाएंगे। अब हमने डेटर पर अपना प्रोविजन बनाया। अब हम अपने जो क्रेडिटर है, जो अपने लेनदार होते हैं, उस पर हम प्रोविजन बनाते हैं, लेनदारों पर प्रोविजन करते हैं कि हमें कुछ छूट मिल सकती है। जब हम डेटर को छूट दे रहे हैं तो हमारे जो लेनदार है उनसे हमें छूट मिल भी सकती है। लेकिन दोस्तों ये यदि हम बनाते हैं तो अपनी रूढ़िवादिता की परंपरा जो है उसका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वो कहती है कि हमें केवल और केवल अपने भविष्य में होने वाली हानियों का ही पहले से ही हमें उसका एडजस्टमेंट कर लेना है, पहले से उसका हमें एक प्रोविजन्स बना लेना है, एक आयोजन बना लेना है, ताकि जब भी हमारे वो हानि हो तब हम उसकी भरपाई कर सकें। लेकिन दोस्तों ये लाभ है अपने, क्योंकि यदि हमें डिस्काउंट मिलता है अपने लेनदारों से, मान लीजिए कोई मोहन व्यक्ति उस पर वो हमसे 1,00,000 रुपये मांग रहा है और हमें उस पर लाभ मिलना है, तो दोस्तों वो यानी हमें उस पर छूट मिलनी है 2,000 रुपये की, तो 2,000 रुपये हमारा क्या होगा? लाभ होगा, हमें बेनिफिट होगा। तो दोस्तों उसके लिए हम कोई भी प्रोविजन सामान्यता नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारी रूढ़िवादिता की परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम कोई भी संस्था, कोई भी फर्म इसको तैयार करती है तो वो इसको किस हिसाब से बनाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले सामान्यतः नहीं बनाया जाता। जब हम इसको बनाते हैं तब हमारे लिए क्या होगा? ये लाभ होगा, क्योंकि हमारे लेनदार है उस पर हमें छूट मिल रही है, तो लाभ होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये प्रोविजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी हमारी एक प्रकार की एसेट्स क्रिएट हो रही है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? प्रोविजन से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, अपने जो लेनदार है उन पर हमें जो ये छूट के लिए हम ये बना रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि हमारा ये बेनिफिट है और ये हमारे लिए एक प्रकार की एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में हमें छूट मिलनी है तो हमारी एसेट्स बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन सामान्यतः हम इसको बनाएंगे नहीं। मैं बता देता हूँ, इसको हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हम इसको ये यदि बनाता है कोई तो हम इस प्रकार से उसको लेखा करेंगे, यानी हम इसको अपने लेनदार है उसमें से लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे उसको। तो ये हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम एक अपना जो परस्पर जो अपना ऋण होता है, डेब्ट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए राम जो है 1,00,000 रुपये का हमारा डेटर है,
यानी हमारा देनदार है, यानी डेटर, और ये हमारा लेनदार भी है, हमारा लेनदार भी है 40,000 रुपये का। यानी हमसे मांगता कितना है 40,000 रुपये, और हम इससे कितने मांगते हैं 1 लाख रुपये। तो हम इसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि जो ये हमसे मांगता है वो हम इसमें से घटा देंगे, तो हम इस पर 60,000 रुपये मांगते रह जाएंगे। तो ऐसे भी हम इसका लेखा कर सकते हैं। हम क्यों कर सकते हैं, देखो ये हम इससे 1 लाख रुपये मांग रहे हैं कि ये हमें 1 लाख रुपये देगा, और ये हमसे 40,000 रुपये मांग रहा है। तो जब हम ऐसे कहते हैं कि हम आपसे 1 लाख रुपये मांग रहे हैं और तुम हमसे 40,000 रुपये मांग रहे हो, तो हम इसको आपसी एडजस्टमेंट कर देते हैं कि हम 60,000 रुपये मांगते रह जाएंगे। तो हम इसको किस प्रकार से एंट्री करेंगे, जो हमारा लेनदार है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, उसका नाम आ जाएगा। टू डेटर है, इसका डेबिट बैलेंस होता है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके परस्पर क्रियान्वयन होता है। जो म्यूचुअल डेब्ट्स होता है तो क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअल डेब्ट्स जो अपना होता है उसका एडजस्टमेंट हम इस प्रकार से कर देते हैं। एक हम टीडीएस की भी देख लेते हैं। टीडीएस, तो टीडीएस का हम किस हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करते हैं। टीडीएस की कैसे करते हैं, मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपए, इस पर हमें 10 लाख रुपए मान लीजिए, चाहे 1 लाख रुपए कितनी है अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए ही मान लेते हैं। हमें 10% इस पर यदि हम टीडीएस काटते हैं, फॉर एग्जांपल 10% यदि हम टीडीएस काटते हैं, तो हम इसको किस प्रकार से लेखा करेंगे कि लिख देते हैं टीडीएस। सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कितना, 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए हम लिख देंगे। टू, देखो पहले ये जो टीडीएस है हम कहाँ पर जमा करवाते हैं, हम सरकार के खाते में जमा करवाएंगे टीडीएस, तो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि हमें सरकार को देना होता है। तो हम दोनों अकाउंट को, एक तो हमसे क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश या बैंक जाएगा, बैंक में से दे रहे हैं तो। दूसरा हमारा टीडीएस है, टैक्स जो क्या लिखेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एट सोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए हमने इस पर 10% है तो इस पर 10,000 रुपये ये काटे और 90,000 रुपये का हमने इस पर भुगतान कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, लेखा कर देंगे। बाद में जो टीडीएस है हम सरकार के खाते में जमा करवाएंगे, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। टीडीएस अकाउंट डेबिट करके हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। बैंक से हम जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, 10,000 रुपये हम सरकार के खाते में जमा करवा देंगे। बस ये हम अपनी टीडीएस की एंट्री बना देंगे। पहले हम उसका टीडीएस काटेंगे। हमने यहाँ पर इसकी, जैसे हम खाते खोलते हैं वैसे ही हमें खाते लिखने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टीडीएस लिखा तो हमने यहाँ पर टीडीएस के नाम से ही खाता खोला होगा। फिर हमें इसका समय तक जो फुल फॉर्म के साथ ये खाते खोलने होते हैं, तो हम इस प्रकार से हम अपना एडजस्टमेंट इसकी टीडीएस की कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स बनती है उन सभी को हमने देख लिया है। तो दोस्तों इसके बाद में हम एरर देखेंगे कि अपने अकाउंट्स में कौन कौन सी एरर, किस किस स्तर पर एरर रह सकती है, उसका बाद में हम रेक्टिफाई भी करेंगे। तो वो हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अपनी जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो ही हमें देखनी थी, वो हमने देख ली है, और अगली वीडियो में हम अपनी एरर देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी जो एरर की वीडियो में। थैंक यू।